मेरे हुए 4-5 साल का डिप आता है, तो ये बहुत बिजनेसेस ने कोविड में फेस किया। किसी के लिए शुरू में आया था डिप, किसी को बाद में आया था। बिस्किट वैसे ओवरऑल हेल्दी प्रोडक्ट होता है इन ऑल फूड सेगमेंट। सो आप ये बिलीव नहीं करते कि इंडिया के अंदर स्किल गैप है? तो हमें थर्ड जनरेशन को बहुत ज़्यादा अलाइन करने की ज़रूरत है और उनमें हमें अलाइनमेंट भी बनाने में चैलेंजेस आता है। बाहर वाला आपके खुद की फैमिली मेम्बर से बेटर आपको गाइड कर सकता है अबाउट आपकी खुद के इश्यूज और खुद की मतलब ग्रोथ के बारे में। बिजनेस में जॉइंट फैमिली कभी कभी अच्छी भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। दोनों है, इसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम रॉन्ग क्लेम नहीं करें। यदि हमें लग रहा है एक्चुअल में जो हम बोल रहे हैं वही हम दे रहे हैं, तभी हम उसको लॉन्च करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मिस्टर गोविंद राम चौधरी, जिन्होंने अपने फादर के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन्होंने अपने बिजनेस को एक नई दिशाएं दी और अपने भाइयों के साथ मिलजुल के एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। आप कैसे हैं आज? मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ सर। तो आपने इतनी छोटी उम्र में ये कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस अपने फादर का ज्वाइन किया, तो आपको क्या इंस्पिरेशन मिली है करने के लिए और क्या चैलेंजेस आए, क्या चुनौतियाँ आई? मैंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस ज्वाइन किया था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बिकॉज कोल्ड स्टोरेज रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। अच्छा, मतलब जहाँ गांव देहात में होता है कोल्ड स्टोरेज, शहरों में नहीं होता है। तो वहाँ से हमने सीखा किस तरह से रूरल में लोग रहते हैं, किसान किस तरह से अपनी फसल उगाते हैं, कैसे लेके आते हैं। कोल्ड स्टोरेज में जितने भी पोटैटो रखे जाते थे, हमारा कोल्ड स्टोरेज पोटैटो का था, वो सारे किसान अपने खेतों में उगाते थे और इसमें स्टोर करते थे। और जब इनको प्राइस अच्छे मिलते थे तब निकाल के ले जाते थे और हमें भाड़ा देते थे। ये सिस्टम था। तो जब हमारे यहाँ मतलब कोल्ड स्टोरेज में माल भरा जाता था, तब आप समझ लो 2-3 हज़ार किसान की लाइन लगी रहती थी और बहुत मज़ा आता था वो पीरियड जो होता था। प्लस जब भर जाता था कोल्ड स्टोरेज तो हम लोग जाते थे मेंटेनेंस करने के लिए, मशीन ठीक चल रही है नहीं चल रही है। तो वहाँ भी बहुत सारी नई नई चीज़ देखने को मिलती थी जो शहरों में नहीं मिलती है। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही मेरी। मतलब मैं समझता हूँ कि रूरल इकोनॉमी की जितनी जानकारी मेरे को उन दिनों में हुई है वो अब इन दिनों में नहीं हो सकती। तो आपको पर्सनली क्यों स्विच करना था कोल्ड स्टोरेज से बिस्किट वाली फैक्ट्री पर? कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस चूँकि रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड था और मैंने 8-10 साल देख लिया था उसको। मुझे भी लग रहा था कि अब किसी नए चैलेंजेस को हैंडल करना चाहिए। तो जैसे जनरली जॉइंट फैमिली में होता है कि कोई नए मेंबर आते तो उसको भी हमें काम देना पड़ता है। तो मैंने अपने छोटे कजिन ब्रदर को ये काम दे दिया था कोल्ड स्टोरेज का। फिर मैं बिस्कुट के काम में आ गया। जैसे आप जो इंडस्ट्री में हैं, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री या FMCG इंडस्ट्री में सबसे लव मानी जाती है, तो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देंगे कि वो अपनी अपनी इंडस्ट्री में ऐसा मार्क छोड़ें और कैसे उसको सबसे लवेबल बनाएं? देखिए, किसी भी बिजनेसमैन को, चाहे यंग हो चाहे जो पुराने हो, उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी इंडस्ट्री को, अपने कंपनी को एक ऊंचाई पे ले जाने के लिए। सबसे पहले तो ऑनेस्टी जरूर होनी चाहिए और मैं समझता हूँ ऑनेस्टी के साथ साथ इंटीग्रिटी भी आती है। तो दोनों सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं बट मीनिंग बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क है उसमें। हम यदि दो चीज़ रखते हैं, चाहे यंग हो चाहे पुराना बिजनेसमैन हो, वो अपनी कंपनी को काफ़ी आगे ले जा सकता है। अच्छा, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी रखने से आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो। जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती और नई चुनौतियां आती हैं जिनको आप इतने अच्छे से फेस नहीं कर पाते, तो उसमें आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो और कैसे आपके अंदर वो फायर इन द बेली रहती है? गुड क्वेश्चन। तो बिजनेस में देखो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चाहे हमारी इंडस्ट्री हो चाहे नॉन फूड हो या किसी भी तरह की इंडस्ट्री होती है। तो उतार चढ़ाव का जैसे जिस तरह से हम लोग होता है कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि हम एडवर्स सिचुएशन में अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। तो उसी तरह से बिजनेस में भी कुछ उसूल्स होते हैं जिसको हम यदि एक कल्चर बना के चलें अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उस उसूल को अपने एम्प्लॉय तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि एडवर्स सिचुएशन में हम कूल एंड काम रहें। और एडवर्स सिचुएशन कभी भी लंबे समय तक के लिए नहीं रहती है।
जब चीज़ें सुधर जाती है फिर वापस से हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो हम लोग को यही करना चाहिए कि जब भी एडवर्स सिचुएशन आती है हमें एनालिसिस करना है, वाई एनालिसिस करना है, रूट कॉज में जाना है कि कहाँ चैलेंजेस है। इट इज़ ए एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। यदि इंटरनल फैक्टर है तो हमें इस पर काम करना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो हमें कोई एक्सपर्ट को भी रखना चाहिए, ताकि वो एक्सपर्ट के आने से कंपनी में एक जो मोटिवेशन आता है, उसकी जो गाइडलाइन हमें मिलती है, तो हमारे एडवर्स सिचुएशन को से बाहर निकलने में हेल्प करती है। यस, जैसे वी ऑल नो दैट सर कम्स फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस, तो उसके अंदर आप अपने भाइयों के साथ मिलके एक जॉइंट फैमिली बिजनेस को कैसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं? मतलब आपने कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करी हुई हैं और कैसे आप लोग एक हेल्दी रिलेशन रखते हैं बिजनेस के साथ? बिजनेस में जॉइंट फैमिली कभी कभी अच्छी भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। दोनों है, इसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। बट ज़्यादा मैं समझता फ़ायदा है। और जैसा भी कुछ आगे तुमने पूछा, तो जॉइंट फैमिली में यदि हमें रिलेशन को बिल्ड करना है तो समय समय पर मिलना, फैमिली रिट्रीट करना, प्लस चैलेंजेस जब आते हैं तब आपस में मिलकर बैठना। और यदि कोई हम ऐसा रूटीन बना लेते हैं कि हम सबको, यदि बिजनेस में 6 फैमिली मेम्बर है, 10 फैमिली मेम्बर है, हम सब मिलकर महीने में मीटिंग करेंगे, चाहे रिव्यू मीटिंग होगी, चाहे हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग होगी। यदि इन सब चीज़ों को हम रेगुलर करते रहते हैं तो चैलेंजेस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सर जैसे अब तो आपके फैमिली की भी 3rd जनरेशन बिजनेस में आ रही होगी, सो हाउ डू यू मैनेज दैट, और आपका सक्सेशन प्लान आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, हमारी अब 3rd जनरेशन काफ़ी आ गई है बिजनेस। जनरली 3rd जनरेशन जब भी आती है तो ये कहा जाता है कि पहली जो जनरेशन होती है वो बिजनेस को बिल्ड करती है, सेकंड उसको आगे लेके जाती है, थर्ड हो सकता है कभी कभी तो बहुत आगे ले जाती है, कभी कभी रुक जाती है। तो हमें 3rd जनरेशन को बहुत ज़्यादा अलाइन करने की ज़रूरत है, और उनमें हमें अलाइनमेंट भी बनाने में चैलेंजेस आता है, जितने सेकंड में नहीं आता है। बट हम जो ये मंथली मीटिंग करते हैं, और प्लस हमने कोई एक एडवाइज़र भी ले रखा है, एक्सपर्ट, जो इस तरह की फैमिली का कल्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, अलॉन्ग विथ ऑल द फैमिली मेम्बर, जिसमें कि फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, फैमिली बिजनेस बोर्ड बनाया जाता है, और प्लस समय समय पर उसके ऊपर डिस्कशन भी होता है। तो उसके द्वारा हम लोग इस 3rd जनरेशन को भी आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो सर जैसे आप एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हैं, आपने मुझे बताया, तो इसमें आपका क्या व्यू है कि बाहर वाला आपके खुद की फैमिली मेम्बर से बेटर आपको गाइड कर सकता है अबाउट आपकी खुद के इश्यूज और खुद की मतलब ग्रोथ के बारे में? मेरा यह मानना है कि जब फैमिली बड़ी होती है और जनरेशन भी नई आ जाती है तो उस समय बाहर वाले की मदद ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि विचार थोड़े अलग अलग होते हैं। और मेरा मानना है कि बाहर वाला ही उस विचार को समझ के अपनी अच्छी सजेशन दे के फैमिली को आगे बढ़ा सकता है। हम लोग जब खुद होते हैं ना, हम सब अपने बारे में सोचते हैं। और यदि मैं जिस कल्चर में पला बड़ा हूँ या बड़ा हुआ हूँ, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे चाय पीने की आदत है, तो मैं इतने सालों से चाय पी रहा हूँ। अब कोई दूसरा मुझे बोलेगा आप कॉफ़ी पी लो, तो हो सकता है मैं नहीं पीऊँगा कॉफ़ी को। जब 3rd पर्सन जब आता है, वो सबकी समझता है कि कौन की किसकी क्या नेचर है, कौन क्या चाहता है, तो वो फिर एक बीच का रास्ता निकालता है जो सबको मान्य होता है। मैं मानता हूँ हमेशा बाहर वाले ही आके इस तरह के बड़ी फैमिली कल्चर के इन्वायरमेंट को अलाइन करके सिनर्जी बना के काफ़ी आगे बढ़ा लगे। तो एक्सटर्नल हेल्प एक ऐसा रास्ता निकाल देती है कि आपको कॉफ़ी पीनी है तो आप कॉफ़ी भी पी लो, और इनको चाय पीनी है तो ये चाय भी पी लें। तो सर जैसे कन्फेक्शनरी बिजनेस बहुत ही फ्रैगमेंटेड बिजनेस है और इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हमें बता सकते हैं जिससे आप इतने कम्पिटिटिव बिजनेस में भी थ्राइव कर सकें? मेरा मानना है कि आज की दुनिया में सारे बिजनेस कॉम्पिटिटिव है। जब हमने स्टार्ट किया था आज से 40 साल पहले, तो उन दिनों में उतना कंपटीशन नहीं था। बट फिर भी उन दिनों के हिसाब से देखा जाएगा तो लोग बोलेंगे बहुत कंपटीशन है। बट आजकल डिजिटल एज आ गया है, नई जनरेशन आ गई है, नए नए प्रोडक्ट आ गए हैं, फूड चाहे नॉन फूड में, तो नेचुरली कंपटीशन तो बहुत बढ़ गया है। पहले हम कंपटीशन को हैंडल कर लेते थे, गुड क्वालिटी, गुड सप्लाई चेन, बट आजकल तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, गुड क्वालिटी, गुड सप्लाई चेन तो होनी चाहिए आपकी। तो कंपटीशन को हैंडल करना आज के दिन थोड़ा मुश्किल आता है। बट मेरा मानना है कि यदि आपका कल्चर सही बना हुआ है,
आपकी टीम की मोटिवेशन समय समय पे अच्छी होती रहती है और मार्केट में आप हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी आपने स्लो हो गए, कभी स्पीड बढ़ा ली। तो स्लो एंड स्टडी रहेंगे तो कंपटीशन को धीरे धीरे हम लोग पार करके आगे बढ़ जाएंगे। तो सर जैसे आपकी स्टोरी में आपने धीरे धीरे ऑलमोस्ट 4 या 5 फैक्ट्रीज में एक्सपैंड किया, तो आप जेनजी को क्या लाइक एक थॉट प्रोसेस देंगे जिसमें वो लाइक धीरे धीरे एक्सपैंड भी कर सके बट बिना इतना ज़्यादा लेवरेज हुए? हमारी इंडस्ट्री जो बिस्किट इंडस्ट्री है, इसको हमें जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जगह जगह फैक्ट्री रखनी पड़ती है। ओके। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। बट यदि मैं दूसरी इंडस्ट्री की बात करूँ जहाँ चैलेंजेस नहीं है, तो उस जर्नी को बनाए रखने के लिए आपको कल्चर पे फोकस करना पड़ता है। अब वो कल्चर हमारे एम्प्लॉय का हो, मेरी पॉलिसी का हो, मेरी कंपनी का वैल्यूज़ का हो। और यदि ये सारी चीज़ हमारी एक सही दिशा में अलाइन करती है तो हमें चैलेंजेस नहीं आते। तो सर जैसे आप अच्छा कल्चर मेंटेन करते हैं तो आपको अच्छे एम्प्लॉयज़ भी ढूंढने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती होगी। एम्प्लॉयज़ तो मेरा मानना सब अच्छे ही होते हैं, हमें उस कल्चर में ढालना है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हाँ, ये भी है कि 100% लोग नहीं उस कल्चर में ढल सकते हैं, क्योंकि 80-90% तो ढल जाते हैं। बट ये जिम्मेदारी ओनर की होती है, प्रोमोटर्स की होती है। ओके। सो आप ये बिलीव नहीं करते कि इंडिया के अंदर स्किल गैप है, मतलब जिस स्किल के अंदर आप जिस स्किल से आप हायर करना चाहते हैं वो स्किल के लोग आपको मिल जाते हैं, बस आपका कल्चर अच्छा होना चाहिए? नहीं, दोनों चीज़ है। स्किल्ड आदमी भी अच्छा होना चाहिए, बट बहुत बार देखा जाता है कि यदि मैं कल्चर में उसको नहीं ढाल पाया हूँ किसी भी कारण से, तो स्किल्ड आदमी वो अपने आप ही समझ लेता है कि मैं गलत जगह पे आ गया। अच्छा। तो स्किल आदमी भी चाहिए, फिर उसका अलाइन भी करना है कल्चर, और इसमें समय लगता है, 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। हम कितना भी स्किल्ड आदमी लेके आए, वो पहले दिन से भाग नहीं सकता। तो आप अपनी कंपनी में ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? नहीं, यदि हम स्किल्ड लोगों की बात करें तो हम उनको ट्रेन नहीं कर रहे हैं, बट हम अपने कल्चर के साथ मैच करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको। अच्छा। उसको अपने काम के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी है। यदि वो पुराने किसी और अच्छी कंपनी के एक्सपीरियंस से आया होगा तो उसको पता काम कैसे करना है, बट हमारी कंपनी के स्टाइल में कैसे काम करना है उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं उसको। सो कल्चर इज़ अ बिग प्रायोरिटी फॉर एवरी बिग बिजनेस ओनर। तो सर जैसे आपने बताया कि अनमोल की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पे, और वो इसलिए जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट्स कम हो जाए, तो अनमोल की टारगेट ऑडियंस, टारगेट सेगमेंट क्या है जिनको आप एकदम टारगेट करते हैं कि मेरा बिस्किट इस जने को खरीदना चाहिए? अब टारगेट सेगमेंट 2 तरह की होती है। एक तो हम कैटेगरी की बात करते हैं, हम मास कैटेगरी में हैं और सेमी प्रीमियम कैटेगरी में है। और यदि टारगेट ऑडियंस की बात करेंगे तो बायर्स जो होते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो जनरली वुमेन होती है। ओके। जो अपने बच्चे के लिए खरीद के लेके जाती है। बट जो प्रोडक्ट हमारा खा रहे हैं वो बच्चे, यंग बच्चे खाते हैं। यदि मैं एज ग्रुप की बात करूँ तो 5 साल से लेके हो सकता है 20 साल तक के बच्चे हमारे ज़्यादा बड़े टारगेट सेगमेंट में। और हम यदि और आगे जाते हैं टारगेट सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए, तो जो लेबरर्स होती है, जो कंपनियों में फैक्ट्री में काम करती है, तो वो भी जब उनकी छुट्टियाँ होती है या उनको लंच ब्रेक मिलता है, वो भी हमारे अच्छे टारगेट सेगमेंट है। तो सर जैसे आपने मुझे बताया कि बायर आपका होते हैं पेरेंट्स, मगर कंज्यूमर्स आपके होते हैं बच्चे, तो आप क्या ऐसा करते हैं कि टेस्ट को ऐसे मोल्ड करते हैं कि वो बच्चों को पसंद आए, और पैकेजिंग को ऐसे मोल्ड करते हैं कि पेरेंट्स को पसंद आए और वो ऑफ द शेल्फ उसे खरीदें? तो क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी रहती है? राइट, ये स्ट्रेटेजी होती है। हमें पैकेजिंग जो डिजाइनिंग करते हैं, जो बायर को, मतलब यंग वुमेन की बात करते हैं या जो फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं, तो उनके हिसाब से मैच करवाते हैं उसको। और टेस्ट तो मैं समझता हूँ कि अच्छा तो होना ही चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमारे जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं, जैसे क्रीम बिस्किट्स है, बट कुछ ऐसे बिस्किट्स हैं जो बच्चे कम खाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव है, मारी बिस्किट है, ये बड़े लोग खाते हैं। तो जैसे बड़े लोगों को एक सेंस ऑफ हेल्थ होती है कि मैं एक हेल्दी प्रोडक्ट खा रहा हूँ, और आजकल ये फैक्ट भी बन चुका है कि दिस इज सस्टेनेबल, दिस इज हेल्थ, दिस इज हेल्दी। तो क्या आप लोग उस सेगमेंट में भी जाना चाहते हैं? आप ऑलरेडी हैं उस सेगमेंट में, तो आप अपने थोड़े बिस्किट्स के बारे में बता सकते हैं कि आप उनमें क्या डिफरेंट करते हैं?
बिस्किट वैसे ओवरऑल हेल्दी प्रोडक्ट होता है इन ऑल फूड सेगमेंट। अच्छा। जैसे हम नमकीन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑयल्स होते हैं हाँ। जो बिस्किट में नहीं होते हैं। अब बिस्किट फ्राइड नहीं होते हैं, ओके। जबकि नमकीन सेगमेंट फ्राइड होता है, तो उसके कंपैरिजन में बिस्किट इज़ मोर हेल्दी। बट हम बिस्किट के अंदर भी यदि हम बात करते हैं तो कुछ हेल्दी सेगमेंट काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, जैसे मारी बिस्किट। पुराने ज़मानों में डॉक्टर जब कोई बीमार पड़ता था तो उसको ये कहा जाता था कि तुम कुछ खाना मत, बंद कर देना खाना, मारी बिस्कुट खा सकते हो। तो आजकल भी डॉक्टर बताते हैं, बट अब एक डाइजेस्टिव बहुत अच्छा सेगमेंट आ गया है जो मारी से ज़्यादा हेल्दी होता है। और इसके अलावा कुछ नए हेल्दी बिस्किट्स मार्केट में भी आ रहे हैं, हम लोग उस पर R&D कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम रॉन्ग क्लेम नहीं करें। यदि हमें लग रहा है ये एक्चुअल में जो हम बोल रहे हैं वही हम दे रहे हैं, तभी हम उसको लॉन्च करेंगे। तो हमारे 2-3 सेगमेंट पे हेल्दी पे काम चल रहा है जो जल्दी मार्केट में आ जाएगा। तो सर जैसे इंडिया में ये चाय की टपरीज इतनी सारी होती हैं, इनका इतना बड़ा बिजनेस होता है अगर कलेक्टिवली देखा जाए, तो क्या ये भी आपके बिस्किट्स परचेज करती हैं अपने उस पर डिस्प्ले करने के लिए? क्योंकि जनरली जैसे मेरे पेरेंट्स भी हैं, अगर उन्हें चाय चाहिए होती है तो उन्हें बिस्किट भी साथ में चाहिए ही होता है। चाय जो टपरी है और जो चाय के जो स्टेशन होते हैं ये हमारे लिए अच्छे बड़े मार्केट है। ये चाहे रूरल में हो चाहे अर्बन में हो, सब जगह हमने देखा कि चाय की टपरी के बाद बिस्कुट बहुत होते हैं। अच्छा, तो आप वो लोग आपसे आप डायरेक्टली भी होलसेल में सेल करते हैं या फिर यू ओनली हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स? ये हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल करते हैं। अच्छा। तो सर जैसे आपके पूरे अनमोल के टेन्योर और आपके कोल्ड स्टोरेज बिजनेस टेन्योर, तो आपके पूरे फैमिली बिजनेस टेन्योर में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जिसको आपने फेस किया और ओवरकम किया? चैलेंजेस तो जब मार्केट उतार चढ़ाव होता है तब ज़्यादा आते हैं इसमें, और उसी समय फिर हमें देखना पड़ता है कि किस चैलेंजेस को कैसे हैंडल करें। और मेरा मानना है कि हर बिजनेस में 5-6 साल में एक डिप आता है। अब उस डिप के दौरान आपको एनालिसिस करना है कि क्या चैलेंजेस है जिसको हम दूर कर सकते हैं, ये क्या इम्प्रूवमेंट है जो मैं कर सकता हूँ। यदि अभी लग रहा है कि प्रोडक्शन कम है, मार्केट में माल कम जा रहा है, तो मैं क्या नया इनोवेशन कर सकता हूँ अपने फैसिलिटीज़ में, प्रोडक्ट में। और या फिर जो कुछ गाइडलाइंस हम लोगों को एग्जीबिशन से भी मिलती है, तो उन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, क्या नई मशीन आ रही है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो वो सारी स्टडी करके भी हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सर जैसे आप कह रहे हो 4-5 साल का डिप आता है, तो ये बहुत बिजनेसेस ने कोविड में फेस किया, बट आपका एक FMCG प्रोडक्ट है तो आई थिंक उन नेसेसिटी के अंदर फॉल करता होगा, तो आपका बिजनेस तब भी रनिंग होगा। तो डू यू थिंक दैट वाज अ गोल्ड रश फॉर यू या फिर एक डिप था जब कोविड आया? कोविड तो मैं समझता हूँ सभी बिजनेस के लिए डिप था। अच्छा। किसी के लिए शुरू में आया था डिप, किसी को बाद में आया था। फूड प्रोडक्ट में शुरू में डिप नहीं आया था, बाद में डिप आया था। अच्छा, तो आपने उसको टैकल कैसे किया? टैकल तो देखिए, फिर वही चैलेंजेस को जब हम एनालिसिस करते हैं कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए, लाइक नया प्रोडक्ट डालना चाहिए, नए सेगमेंट में जाना चाहिए, बिस्कुट की जगह चलो केक लॉन्च कर देना चाहिए, या इसमें एक रस्क भी एक अच्छा सेगमेंट है जो अभी हमारी कंपनी बनाती है, जब हम कोविड के बाद हमने इसमें ज्वाइन किया, तो उस तरह से टैकल किया। तो सर मगर जैसे मेरी एज के लोग हैं वो बहुत ओवरवेल्म्ड फील करते हैं जब उनको कोई नया काम करना हो, तो उससे कैसे डील करना है? मतलब आपने कैसे डील किया था जब आपने एकदम से पढ़ाई छोड़ के बिजनेस ज्वाइन किया? नहीं, अभी तुम्हारी एज में देखेंगे तो तुम्हारे पढ़ाई के भी कुछ साल बचे हुए हैं। हाँ। और मैं तो कहूँगा पढ़ाई में हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। हाँ। और जैसा कहा जाता है कि आजकल कुछ पढ़ाई प्रैक्टिकल होने लग गई है। हमारे ज़माने में थ्योरेटिकल पढ़ाई थी सारी, कि बुक थी, हमें पढ़ना था, उसको रट्टा मारना था, एग्ज़ाम देना था, पास हो जाना था। बट आजकल वो चीज़ें बदल गई है। तो अभी मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जिन्होंने मान लो 11-12 में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए उनको। और प्रैक्टिकल होने के आजकल बहुत सारे साधन आ गए जो पहले नहीं था। पहले हम कभी भी अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ दूसरी पढ़ाई नहीं कर पाते थे, बट अब बहुत सारे साधन हैं। ऑनलाइन हम टीचिंग कर सकते हैं, कोई दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। तो यदि बच्चों को आगे बढ़ना है, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके बिजनेस में जाना है, पहले तो अप टू डेट रहे कि दुनिया में क्या हो रहा है, फिर अपना एक सोच बना ले कि मुझे किस लाइन में आगे बढ़ना है। जो जनरली 11th और 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बना सकते हैं आराम से।
और फिर उस दिशा में काम करें। और जब आप बिजनेस में आओगे, जब शुरू में बिजनेस में आओगे, तो आइदर आप स्टार्टअप में जाओगे या एग्जिस्टिंग बिजनेस को हैंडल करोगे, या कोई इस्टेब्लिश बिजनेस में आप एज ए पार्टनर ज्वाइन करोगे। तो वहाँ मैं 2-3 साल मैं तो समझता हूँ कि कोई भी नया पर्सन आता है उसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उस बिजनेस में क्या क्या गलतियाँ हुई थी पिछले कई सालों में वो देखना चाहिए। तभी जब उसके आगे की ऑनवर्ड जर्नी बनेगी तो उसको ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे। सो सर, लाइक जेनजी इतने सारे करियर पाथ्स, इतने सारे एजुकेशन पाथ्स हैं जैसे आपने बताया, तो जेनजी बहुत बार लॉस्ट और अनश्योर फील करता है कि अब हम इतने ऑप्शन हैं तो करें क्या। और जब एक ऑप्शन होता है तो कि मेरे पास तो मेरा पैशन ही कुछ और है, मुझे कुछ और करना है, तो इस गैप को कैसे फिल करें कि इतने सारे ऑप्शंस के अंदर हम एक राइट ऑप्शन चूज़ कर पाए। ये सही बात है, आजकल तो ऑप्शन बहुत हो गए हैं और बहुत बार पेरेंट्स को भी असुविधा होती है कैसे डिसाइड करें। बट मेरा मानना है कि यदि आने वाले जो भी बच्चे हैं आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, यदि अपना पैशन को आइडेंटिफाई कर ले और उसी पे फोकस करें और उसी को अपना बिजनेस बना लें या उसी में आगे बढ़े, बहुत इजी हो जाता है। और आजकल ये भी फैसिलिटी है कि समय समय पे हम काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं, जो आपके पैशन को पहचानता है या आपके पैशन को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसकी मदद से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। सो सर, अगेन एज अ वेरी बिग विजनरी, जो इंडिया में अभी भी टैबू है एक्सटर्नल हेल्प लेने का, सर वापस उसके लिए सजेस्ट कर रहे हैं, सो दैट्स रियली कमेंडेबल। तो सर, जैसे डू यू हैव जेनजीज एट अनमोल, मतलब आप हायर? हाँ, हम लोग इंटर्नशिप करवाते हैं बट ऑन रिक्वेस्ट। ओके, मतलब वी आर नॉट, लोग किसी को पूछ नहीं रहे कॉलेज में जाके, वी आर ओपन फॉर इंटर्नशिप। और ये जनरली रेफरेंस चाहते हैं हमारे पास में, वो हम करवाते हैं। ओके। तो उनको बेनिफिट मिलता है आपका अनमोल के बाद, लाइक उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है? आई एम श्योर बेनिफिट तो मिलता ही होगा। उनको बेनिफिट देखो जरूर मिलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो इंटर्नशिप के लिए आते हैं वो अपने कोर्स के दौरान आते हैं। ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद आते हैं। तो जब कोर्स के दौरान आते हैं तो हम लोग बात का तो ट्रैक रिकॉर्ड उनका रखते नहीं है, बट जब वो 6 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए इंटर्नशिप करता है तो कल्चर समझता है कंपनी का, काम कैसे हो रहा है प्रैक्टिकल में, थ्योरेटिकल में क्या सिखाया था उनको, तो ये सारे एंगल में बेनिफिट होता है। सो सर, नाउ दैट जेनजीज आर कमिंग इनटू बिजनेस और अब जेनजी की रिक्वायरमेंट तो हर जने को पड़ेगी, तो ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो हमको एक जेनजी वर्क प्लेस में रखनी चाहिए जो जेनजी को इनेबल कर सके वहाँ पे ईजिली काम करने के लिए? दिस कैन बी एनी ऑफर, दिस कैन बी एनी मेरिट्स, और दिस कैन बी एनी फ्रिंज बेनिफिट्स, एनीथिंग। नहीं, गुड क्वेश्चन। ये चैलेंजेस हम लोग भी फेस कर रहे हैं। तो जो अभी तक हम लोगों ने देखा है और डिसीजन लिया है इसमें कि जेनजी के लिए वर्क एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए और कंपनी का जो भी कल्चर उसमें और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें। और एक और भी जेनजी का रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोग 2 सैटरडे छुट्टी करेंगे, मतलब 2nd और 4th, जिस तरह से बैंक की हॉलीडे होती है। तो हमारी कंपनी ने भी अभी 1 साल पहले चालू किया। पहले हम 6 डे वर्किंग में थे, अब 2nd और 4th सैटरडे हमारी छुट्टी होती है। अब जेनजी को जब हम आगे बढ़ाने के लिए देखते हैं कि उनके काम को कैसे हम अच्छा से अपनी कंपनी के फ़ायदे के लिए लगा सकते हैं, जेनजी नॉलेजेबल ज़्यादा होते हैं, स्पीड काफ़ी अच्छी होती है उनको, और उनके साथ मैं समझता हूँ कि जितना हम मिलते रहेंगे समय समय पर, लाइक टाउन हॉल मीटिंग, लाइक वीकली कोई इवेंट हमने कर दिया, और कंपनी बहुत सारे CSR एक्टिविटी भी करती है, तो उनको एक बार ग्रुप बना के CSR एक्टिविटी हमने करवा दी, या जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ उनको लेके चले गए। तो इस तरह से उनको मोटिवेशन करके आगे बढ़ जाते हैं। तो सर, CSR करना जैसे आपका विजन है या फिर यू जस्ट डू इट बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशंस? ये विजन हमारा, आपका विजन काफ़ी पुराना है, अनमोल का विजन ही है कि सिंस 40 ईयर्स है हम लोग इस पे काम करते हैं। दैट्स ग्रेट, बिकॉज इफ यू ओपन अनमोल इंडस्ट्रीज की वेबसाइट, यू विल आल्सो सी कि दे हैव डन सो मेनी CSR इनिशिएटिव्स। तो आपके लाइफ में आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन रही है हमेशा से? कोई बाहर का जन है, कोई फैमिली मेम्बर है, कौन है? नहीं, फैमिली मेम्बर है, मेरे फादर हैं। ओके। मैंने उनसे जो हमने इंस्पिरेशन ली है, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी
इंटीग्रिटी और प्लस स्पीड। तो सर जैसे आपने बताया कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो लीडरशिप में ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी जब हम शो करते हैं तो डू यू थिंक उसका इम्पैक्ट हमारे एम्प्लॉयज़ पे भी होता है या फिर जो नई जेनजी है उस पर भी होता है? बिकॉज कहते हैं ना कि जब खुद पे शासन फिर अनुशासन, तो डू यू बिलीव इन दैट? नहीं, ज़रूर फ़र्क पड़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता है कि हम जैसा करते हैं वो सामने वाला देख रहा है, तो हम भी उसको यदि दूसरा कुछ करने को बोलेंगे तो नहीं करेगा वो। तो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी का फ़र्क पड़ता है इसमें। अगर आप अभी तक फैमिली बिजनेस में नहीं लगे होते और आपने कोई और पाथ चूज़ किया होता तो वो कौन सा पाथ होता? ये क्वेश्चन मैंने कभी सोचा नहीं कि हमें कुछ और चूज़ करना पड़ेगा। शुरू से ही फैमिली बिजनेस हमने देखा है तो उसी में लगे रहे। आज की दुनिया के हिसाब से देखते हैं तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस है, बट उन दिनों में कोई ऑप्शंस नहीं होते थे। यदि बिजनेसमैन का बेटा तो बिजनेस ही करेगा। तो इट वाज लाइक अ पोजिशनल लीडरशिप कि आपको सीधा पोजीशन मिल गई, बट फिर आपने प्रूफ किया कि ये हाँ मैं भी एक लीडर हूँ। तो अगर आप 15 साल के या 20 साल के गोविंद जी को एडवाइस देना चाहते तो आप क्या देते हैं? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। इसमें मैं बता सकता हूँ कि यदि हम आज के चैलेंजेस को देखते हैं जो पहले नहीं थे 15 साल पहले, तो वो एडवाइस तो वहाँ फिट नहीं होती है। फिर भी मेरा मानना है कि जो नए सिस्टम सीखने, नए इनोवेशन समझना, बाहर जाके मतलब टेक्नोलॉजी लेके आना, जो 15 साल पहले इतनी ईजी नहीं थी अब ईजी हो गई, वो यदि हम करते तो हो सकता है हमारी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी। तो आप इसमें एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन पे इम्पैक्ट राइट हैं कि आपको और ज़्यादा एजुकेशन अगर आप सीख करते हैं तो अभी आप एक बेटर पर्सन और बेटर प्लेस पे होते हैं। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी बोथ। सो दैट्स रियली फ्यूचरिस्टिक। तो आपने आज तक वियर्डेस्ट फूड कॉम्बिनेशन क्या ट्राई किया है? जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड है कि लोग अलग अलग फूड कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं फिर उन्हें रेट करते हैं, तो आपने ऐसा क्या फूड कॉम्बिनेशन ट्राई किया जो बहुत वियर्ड है बट आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? मैंने ऐसा नहीं ट्राई किया। अच्छा, जैसे आपने बोला आप चाय के शौकीन है, तो कभी चाय के साथ कुछ ऐसा खाया है जो जनरली लोग नहीं खाते? नहीं, मैंने नहीं खाया ये चीज़। अच्छा, ये मेरा मानना है कि वो हेल्दी नहीं होता है। अच्छा, तो हमें ऐसे वियर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपने आज तक किसी से सीख कर दिया? जो कई सारी एडवाइस आती है इसमें, जो मैंने कहा एक इंटीग्रिटी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, जो एडवाइस सबके लिए मैं कहूँगा होनी चाहिए इसमें। हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि 8 घंटे काम करना, 10 घंटे काम करना, बट यदि आपने कोई गोल बनाया, अपना कोई प्लान बनाया है, तो उसको अचीव करने के लिए सारे रिसोर्सेज लगा देने। मैं उस हार्ड वर्क की बात कर रहा हूँ। चैलेंजेस आएंगे, बहुत बार हम गोल बड़ा भी बना लेते हैं, चैलेंजेस आते हैं, बट यदि हम लोगों को अलाइन कर सकते हैं और लोगों को अपने कल्चर के साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं तो चैलेंजेस भी मिट सकते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्क टेकर हो आप? मतलब कैसे रिस्क टेकर हो आप? मतलब बहुत रिस्क लेते हो? मीडियम रिस्क। अच्छा। एंड कोई ऐसा सीक्रेट जो आपने आज तक किसी को नहीं बताया बट आप जनफ्लेशन पे उसे शेयर करना चाहेंगे? कोई तो ऐसा सीक्रेट हो। ऐसा तो मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, एक था कि मैं जब पढ़ रहा था स्कूल में और मुझे जब कॉलेज में जाना था तो मन में इच्छा थी कि साइंस लेके पढ़ाई करूँगा, इंजीनियर बनना है। बट सोचना और जब हम पढ़ाई का रिजल्ट देखते हैं, मार्क्स देखते हैं, तो वह फिट नहीं बैठ रहा था, तो फिर मैं कॉमर्स की पढ़ाई किया। अच्छा, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल इनसाइट्स ऑन जनफ्लेशन। तो अब हम आपको गिफ्ट देते हैं। ये हमारा क्यूरेटेड गिफ्ट है, इसमें ग्रैटिट्यूड जर्नल है आपके लिए पर्सनलाइज्ड और एक बुक है सेपियंस। थैंक यू। Thank you. Don't forget to subscribe and press the bell icon. Hustle smarter, not harder.